जब घर मिलता है वो राम को भी मिलता है और रहीम को भी मिलता है, बल्कि मुस्लिम जाति क्योंकि पिछले इतने समय से पिछड़ी रही तो उनको ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनके पिछड़े पैरामीटर में ज़्यादा आती है वो। तो जब पानी घर में आता है हर घर में नल, तो वो मुस्लिम के घर में भी आता है। जब बिजली आती है तो पूरे गाँव में सब में आती है। जब हाईवे बनता है तो सबके लिए बनता है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनी है जिससे मुस्लिम डर में हो। योगी आदित्यनाथ ने एक एक डिस्ट्रिक्ट में पता कर करके पूरी रिसर्च करके पुलिस वाले को लगा के इंटेलिजेंस को लगा के कि भी कौन सा माफिया कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए। और ये ऑर्गेनाइज माफिया, इनके पास टीम है पूरी 100-200 की, सबको खिलाया पिलाया जाता है। ये लोग ट्रेंड है, इनके पास गैजेट्स हैं उस तरह के। इनको न्यूट्रलाइज करा गया पहले, तब आज का उत्तर प्रदेश ऐसा उत्तर प्रदेश बना। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने एक दिन आ गया और वो अगले दिन साफ हो गया। तो दो अखिलेश का जो सुस्तपना है, जो आलसीपना है, जो कि भाई मैं तो बड़े बाप की औलाद हूं, मुझे क्या करना है सर, मुझे तो वोट आ ही जाएगा, मैं थोड़ा सा एमवाई करूंगा, मुस्लिम प्लस यादव करूंगा, थोड़ा जात इधर उधर इक्वेशन लगाऊंगा, काम वाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मेरे ख्याल से भाजपा बहुत मजबूत दिख रही है। वो अपना पुराने संख्या जो थी, जो 2014 की थी 70 + 2 72 वाली, उसको टच कर लेगी। और अगर मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्ट होकर बोलूं तो मेरे ख्याल से ये पहला मौका है जब कोई पार्टी 80/80 सीटें निकाल सकती है। नमस्ते। आज मेरे साथ है शांतनु गुप्ता जी। सब इन्हें फेमसली जानते हैं कि ही इज़ द बायोग्राफर ऑफ हमारे प्रिय योगी आदित्यनाथ जी, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बट इनकी जो बुक्स मुझे एकदम प्राइम याद आती है वो है द मॉन्क हु बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, देन मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, फिर बीजेपी के ऊपर इन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है। एंड नाउ ही जस्ट शोड मी दैट एक कॉमिक बुक सीरीज निकाली है जिसमें एक योगी जी के ऊपर है, जो काफ़ी बच्चों में अच्छी चली है। और दूसरी अभी एक रिसेंटली ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली है सून, वाई मोदी, वोट फॉर मोदी, बट 101 केस स्टडीज वेयर ही शोइंग वाई मोदी। उस पर हम आएंगे, पर पहले जो स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, वो मेरा फोकस ये है कि 2024 इलेक्शंस जस्ट मतलब लाइक 1 मंथ दूर एकदम पीक पे आ जाएगा। डेट अनाउंस हो सकती है। हाँ जी। की। हाँ। और अगर पिछले कुछ 2-4 टर्म्स में जाए तो मई में तो रिजल्ट आ जाता है, तो मई में आ जाता है। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी पिछली बार 10 मार्च को के आसपास डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन, तो 10 to 15 मार्च के बाद इस बार भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए इलेक्शन। और फिर उसके 1 महीने बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब 10-15 अप्रैल के पास, और उसके 1 महीने में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब 15 मई। तो 15 मई से 25 मई के बीच में शपथ भी हो जाएगी अगले प्रधानमंत्री की दोबारा, या फिर किसी अगले प्रधानमंत्री तिबारा सॉरी। सो उसी के साथ, क्योंकि आपकी जो अध्ययन है यूपी के बारे में जी, आई डोंट थिंक सो कि और कोई पर्सन होगा जिससे मैं ये पूछूं, क्योंकि सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सबसे ज्यादा सीटें होती है, लोकसभा सीटें हैं लोकसभा की 80 सीटें। 2014 में 71-72 सीट्स आई थी। 70 + 2, 70 भाजपा की अपनी, 2 अपना दल की, तो 72 सीट्स थी बीजेपी एनडीए की जी। इसमें 60s में आ गए थे। इसमें 60 + 2, 60 भाजपा की, 2 एग्जैक्टली 10 सीट कम हो गई 2019 में। पर अभी क्या लग रहा है आपको 2024 में? सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। योगी जी का सेकंड टर्म चालू है जी, राम मंदिर हुआ है, उसका इम्पैक्ट में और डिटेल में जाएंगे जी। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत कुछ हुआ है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। पर क्योंकि कास्ट वोट पॉलिटिक्स बहुत मैटर कर जाती है, और अभी इंडी अलायंस है, उन्होंने अपने वोट शेयर कंसोलिडेट किए हैं जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का टाइप भी हो गया है। हाँ जी, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ पे इंडिया अलायंस है, तो हर जगह तो टूटता ही दिख रहा है। हाँ जी, तो प्लीज फिर टेक ओवर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बने तो 2 सीटों से चुनाव लड़े, जो एक सीट उनकी अब जो सीट है वो काशी है, और वो वहीं से मेरे ख्याल से दोबारा लड़ेंगे भी। तो 80 सीटें हैं तो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। उसमें से 80 में से जो भी बड़ा चंक ले जाता है, और भाजपा जब 2014 में 2019 में सरकार बनाई, दोनों बहुत बड़ा चंक था। सोचिए, आपके इतने बड़े चंक में 70 सीट आप एक जगह से ले जाते हैं, 60 सीट भी एक जगह से ले जाते हैं, ह्यूज चंक, राइट। मेरे ख्याल से जब भी एक वोटर वोट करता है तो वो एक उसके दिमाग में जो एक चलता है उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बांध सकते हैं हम। मान लिया x + y + z, है ना। अब x पे x का क्यूब हो सकता है, y वो जितनी इंपॉर्टेंस देता है उस वेरिएबल को। तो x है मेरे ख्याल से पहला कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ, उसका जीवन 5 साल पहले 10 साल पहले कैसा था, और उसका जीवन आज कैसा है।
चाहे वो बिजली हो, घर हो, टॉयलेट हो, डीबीटी हो, विधवा पेंशन हो, अलग अलग स्कीमें हो, सड़कें हो, कानून हो, थोड़ा मिडिल क्लास आदमी है तो एयरपोर्ट कैसे हैं, सड़क और बाहर जाने कैसी हैं, शहर में कैसे, मेरे देश की कितना सम्मान है, और बड़ा व्यक्ति है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, मैं कनेक्टेड कितना हूं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे, सब मिला के बेसिकली मेरी जीवन अच्छा हुआ क्या, ये पहला एक्स है जिस पे वो वोट करता है। और मेरे ख्याल से ये सबसे प्रीडोमिनेंट एक्स है। लेकिन चर्चा दूसरे वाई की ज्यादा होती है, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हाँ जी। कि मैं हिंदू हूं क्या, मैं महिला हूं क्या, मैं एक्स जात का हूं क्या, मैं एक्स रीजन का हूं क्या, मैं युवा हूं, बूढ़ा हूं, जो भी मेरी आइडेंटिटी है, मेरी बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है ना। मैं पुरुष हूं, आइडेंटिटी है, मैं मिडिल एज में हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है, आप युवा हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, मैं महिला हूं, पुरुष हूं, आइडेंटिटी है, मैं किस कास्ट से आता हूं, मैं कौन सी पूजा पद्धति अपनाता हूं, सब मेरी आइडेंटिटी है। मुझे लगता है कि मेरा पॉलिटिशियन मेरी आइडेंटिटी को केटर कर रहा है नहीं कर रहा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैं इसको वाई कहूंगा। लेकिन इसमें चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि ये थोड़ा मसालेदार है। मैं कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि इतनी रोड बन गई, उसमें बिटुमिन लगा, उसमें सुनने में बोरिंग है वो, है ना। वो काम कर रहा, तभी कहते हैं कि जो इलेक्शनरिंग है वो रोमांटिक है, लेकिन जो गवर्नेंस है वो बोरिंग है। तभी आपको एक मेहनती आदमी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा, जो अमित शाह जैसा, जो करता रहे, जिसमें कोई टीवी बाइट नहीं दिखी, जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है। लेकिन इलेक्शनरिंग ग्लैमर है, आपको स्टेज है, माला है, फूल है, हाथ हिला रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो। लेकिन पॉलिटिशियन के जीवन का वो एक छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट है वो गवर्नेंस। तो दूसरा है उसकी आइडेंटिटी, और तीसरा है मेरे ख्याल से कि उसमें कितनी प्राइड आ रही है कि वो अपने देश में कितना। देखिए, अगर भारत का नाम होता है विदेशों में तो मेरे जीवन में शायद कुछ ना फर्क पड़े, या किसी एक आम आदमी के जीवन में कुछ एकदम से फर्क ना, लेकिन उसको प्राइड आता है कि देखो मैं भारत में रहता हूं। अगर कोई ओलंपिक मेडल जीतता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे प्राइड आती है। तो वो एक और फैक्टर है। तो ये तीनों फैक्टर में क्या हुआ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, तो पहला फैक्टर है कि मेरा जीवन कैसे सुधरा, जिसमें उत्तर प्रदेश में मतलब ऐसा हुआ जिसको मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म्ड, कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति का जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो कहने वाली बात नहीं, आप सड़क पे चले जाएंगे, आप हर 10वें आदमी से पूछिए, रैंडम सैंपल में आपको मिलेगा कि भाई एक औरत जिसके पास घर नहीं था, उसके उस परिवार के पास घर है आज, जिसके पास बिजली नहीं थी सालों से, उसके पास बिजली है आज, जिसके घर में पानी नहीं था। देखिए, हम लोग एक थोड़े प्रिविलेज क्लास से, हम लोग बचपन से ऐसे घरों में तो है मोटा मोटा कि नल खोला तो पानी आ गया। हाँ जी। उस महिला का सोचिए जिसका परिवार का 1-2 घंटा केवल पानी लाने में ही जाता है। मैंने कई महिलाओं से बात करी, बोलता पूरा पीठ में दर्द रहता है हर समय, क्योंकि देखिए इतना सारा घड़े से पानी उठाना इज नॉट इजी। और अगर एक काम खत्म होता है तो लकड़ी उठाने का काम शुरू हो जाता है, फिर आपको ईंधन लेके आना है। एक बार आपने पूरे दिन में खाना बनाया अगर लकड़ी पे 3 बार, वो 100 से 150 सिगरेट पीने जैसा है। अच्छा। अगर आपने 3 बार लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो इतना धुआं आता है, अगर वो चूल्हा पुराने तरह का है तो। अब उसके पास टक करा गैस लगा, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो जीवन कैसे आसान हुआ, वो घर के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी घर से बाहर निकल सकती है, उसको खुद बहुत तरह का डीबीटी आता है, अलग अलग व्यवस्थाओं से पैसा आता है। तो वो जो राशन फ्री का मिल रहा है उसके ऊपर से सब्जी, अंडा, मिठाई, फल खरीद सकती है, जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस होता है। और राशन तो आ ही रहा है, और क्योंकि बहुत सारा डीबीटी का पैसा भी आ रहा है। 41 ऐसी स्कीमें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नंबर 1 है पूरे देश में। ऑब्टेनिंग नहीं, उनकी परफॉर्मेंस में। ओके। उतने घर बनाए, उतने डीबीटी करे, उतने किसानों को पीएम किसान दिया, जितनी भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं उसको कैसे। तो देखिए, यही तो डबल इंजन है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छी पॉलिसी बनाई, उसको एग्जीक्यूट करने वाला एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा, तो उत्तर प्रदेश में वो क्लब हो जाता है जाके। तो पहला एक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में कि जीवन कैसे सुधरा, तो उसलिए तो वोट मिलेगा। दूसरा, आइडेंटिटी। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है। पर उत्तर प्रदेश में कितने मेजर फैक्शंस है, क्योंकि एक यादव पॉलिटिक्स। मैं आता हूं उस पर। देखिए, आइडेंटिटी आपने ठीक कहा, आइडेंटिटी कांग्रेस ने एक बड़ा इजी फॉर्मूला दिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। क्या दिया कि हिंदुओं को एक मत होने दो, हिंदुओं को बोलो तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम एक्स हो, तुम वाई हो, और मुसलमानों को बोलो तुम एक हो, जबकि उनमें भी बहुत सारी जातियां हैं। हाँ जी। उसमें अशराफ हैं, उसमें पसमंदा हैं, उसमें भी आपस में शादियां नहीं होती, मस्जिदें अलग अलग हैं, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग तरह की चर्च है, एक चर्च वाला दूसरी चर्च में नहीं जाता, शादियां नहीं होती आपस में, कौन ऊपर का है नीचे का सब कुछ है, लेकिन उसकी बात नहीं करी। सारे लेफ्ट हिस्टोरियंस ने कहा नहीं। देखिए, एक क्लास डिफरेंस, एक कास्ट डिफरेंस होगा ही हर सोसाइटी में। मैं यूके में रहा 3 महीने, वहां पे खूब सारा डिफरेंस है। अमेरिका में खूब सारा रंग भेद का भी है और क्लास डिफरेंस भी है। नाम से वो लोग पहचान लेते हैं, जैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये तो हाई ब्लड है, ये रॉयल्टी से है, ये रॉयल और ड्यूक की फैमिली, सबको उनका भी है। बस हमारे नाम के, हम लोग यूपी में कहते हैं हमारे नाम की पर्ची फटती करते सब है। ठीक है, अब मैं आता हूं इस बात पे। तो आइडेंटिटी है, तो कांग्रेस ने एक फार्मूला बनाया और सबको बांट भी दिया वो फार्मूला। समाजवादी पार्टी को भी फार्मूला दे दिया, वो बसपा को भी दे दिया कि भाई एक जात पे फोकस करो, एक बड़े ग्रुप पे फोकस करो, मुसलमान वोट को लेके आओ साथ में, मुसलमानों को डराओ हिंदुओं से,
कि नहीं हिंदू तुम्हें मार देगा, हिंदू तुम्हें मार देगा, हिंदू कर देगा, उससे डरा के रखो। मुस्लिम वोट लो, जहां मुस्लिम के साथ एक कास्ट ऐड हो गई, तो मायावती के केस में वो दलित और मुस्लिम हो गया, मुलायम सिंह के केस में या समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और यादव हो गया वो। तो जहां पे भी कॉम्बिनेशन बने, ये 25-30% में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में आप चुनाव जीत जाते हैं। जैसे ही मोदी योगी की सरकार आई, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, आदमी ने अपनी जात की आइडेंटिटी से ऊपर सोचना शुरू कर दिया। बट ये बहुत इम्पॉसिबल साउंड करता है। इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन जब फील्ड पे देखते हैं तो ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कास्ट लाइंस ब्लर हो गई, लेकिन कास्ट लाइन की प्रायोरिटी बहुत कम हो गई है। आई थिंक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो कम हुआ है, लेकिन मेरे मन में, मतलब एक वोटर के मन में एक आइडेंटिटी, देखिए जब आपका कोई काम ना हो रहा हो, जब तो आप सरकार से आपका डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं हो रहा है। मतलब आपकी सड़क खराब है, आपका घर खराब है, आपकी बिजली खराब है, आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पुलिस आपकी सुन रही है, तो किसके थ्रू सुनेगी? मेरी जो जाति का बड़ा आदमी है, मैं उसके पास जाऊंगा, अरे यार मेरी सुनो, मेरे केस लिखवा दो। लेकिन अब पुलिस ही सुन रही है, तो मैं आपकी रेलेवेंसी खत्म हो गई। तो ये जो जाति के छतरप थे ना, कि मैं तुम्हारी जाति का मदद करूंगा, क्योंकि उससे सरकार से इतना मिलने वाला है। तो एक जो नया वोट बैंक क्रिएट करा अच्छी सरकार ने, उसे कहते हैं लाभार्थी वोट बैंक, अब बेनिफिशियरी वोट बैंक। तो बेनिफिशियरी वोट बैंक कास्ट वोट बैंक को डिफीट करता है, क्योंकि कास्ट भी एक तरह का आपका काम करवाने का माध्यम है, कि भाई मेरी एसोसिएशन का माध्यम। एक तो देखिए शादी ब्याह का अलग मामला है, शादी ब्याह त्योहार, वहां पे भी कास्ट का एक अपना रोल है, जो समाज में चलता रहेगा भारत के। लेकिन आपके काम करवाने के लिए, भाई मेरी व्यवस्था ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरा खेत ठीक नहीं है, मैं घर कैसे खरीदूं, मैं बेचूं कैसे, उसके लिए अगर सरकारें नहीं काम करेंगी तो आदमी अपना प्राइवेट कुछ करेगा। प्राइवेट कहां से करेगा? उसके पास कास्ट की एसोसिएशन होगी, तो वो कास्ट की एसोसिएशन इसलिए बिल हो रही है कि सरकारें बहुत परफॉर्मिंग हो गई, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी की स्कीम, योगी आदित्यनाथ का काम, तो इसलिए और राम मंदिर जैसे आपने बोला, राम मंदिर जैसे मुद्दों में, काशी विश्वनाथ जैसे मुद्दों में, कांवर जैसे मुद्दों में, जब आदमी को दिखता है कि हाँ मेरी हिंदू भी एक एंटिटी है, जो बड़ी एंटिटी है, लेकिन वो उससे छुप के बच के रहता था। पहले हिंदुओं ने ना आपको टीका भी लगा के चले जाए, तो अरे पंडित जी टीका लगा के आए आज, है ना। तो टीका लगाना भी एक तरह से आपको मतलब कम्युनल दिखाया जाता था कि आपने टीका कैसे लगा लिया, आपने दिवाली कैसे मना ली, आपने बड़ी दिवाली कैसे मना ली, आपने ऑफिस में कैसे दिवाली मना ली। तो अब वो लाइंस, मतलब अब हमारा धर्म से एंगेजमेंट, सनातन से एंगेजमेंट की डेफिनेशन रीडिफाइन हो गई। राम मंदिर के बाद तो मतलब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एयर होस्टेस जय श्री राम बोल रही है। मतलब जय श्री राम बोलने पे ममता बनर्जी जेल पे डाल देती हैं, और एयरपोर्ट में जय श्री राम बोला जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड साहब जय श्री राम कह सकते हैं वापस आ रहा। हम पूरे फ्लाइट में गए, जब अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया अयोध्या में, तो हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भजन गाते हुए गए। तो ये ऐसा तो नॉर्मल नहीं था भारत में, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। मैं कोई गंदे गाने तो गा नहीं रहा हूँ, कोई अश्लील गाने तो गा नहीं रहा हूँ, किसी को मारने पीटने गाने गा नहीं रहा हूँ, मैं केवल जय श्री राम की भक्ति में गाने गा रहा हूँ। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया कि भाई भारत में आप सनातन धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑन द फेस कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया में है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड में था 3 महीने एक फेलोशिप में। जिस क्लास में मैं बैठता था उसका नाम था सेंट क्रॉस रूम, उसमें क्रॉस लगा हुआ था क्लास के अंदर। मेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना ऑफिशियल चर्च है, पूरी यूनिवर्सिटी का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करीब 30-32 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में एक चैपल है, उसका एक चैपलिन है, उसमें क्वायर कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसका क्वायर ग्रुप है, उसकी एकेडमिक वेबसाइट में पब्लिश होता है कि सर्विस कब कब होगी, मतलब क्रिश्चियन पूजा को सर्विस कहा जाता है। कंट्री की जो राज्यसभा है, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है, उसमें 22 पोजीशन चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए रिजर्व्ड है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब हमारे यहाँ कल नरेंद्र मोदी डिक्लेयर कर दें कि इन 5 मठों से 5-5 लोग राज्यसभा में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ शाहीन बाग की तरह सड़कें जाम करके बैठ जाएंगे लोग। ऐसा इंग्लैंड में है वहां पे। और वहां की जो क्वीन है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है, सॉरी हेड ऑफ द कंट्री भी है और हेड ऑफ द चर्च भी है क्वीन। मतलब सेक्युलरिज्म तो रहा ही नहीं ना वहां पे। और हम सीख के कहां से आते हैं सेक्युलरिज्म? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से हम सीख के आते हैं, हम हार्वर्ड से सीख के आते हैं। यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनता है उसके पहले वॉशिंगटन डीसी के एक पर्टिकुलर चर्च में जाके वो पूजा पाठ करता है, और फिर वो चर्च अपनी ओथ लेता है बाइबल के ऊपर लेके। हमारे यहाँ किसमें शपथ ली जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रख के। और ये लोग हमें सिखाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष बनो, सेक्युलर बनो। तो ये जो हमारी धर्म से एंगेजमेंट थी, हमसे जो हीन भावना से कहा जाता है नहीं हम लोग तो करेंगे, हम तो क्रिश्चियन रहेंगे, हम तो मुस्लिम रहेंगे, तुम्हें नहीं बनने देंगे हिंदू। तो ये जो एंगेजमेंट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और पूरी हमारे जो सत्ता पक्ष ने चेंज करी है, उससे आइडेंटिटी आपकी मजबूत होती है कि मैं हिंदू हूं, और आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो ब्लर होती है। तीसरा मैंने कहा जो जेड फैक्टर है वो है कि देश का सम्मान होता है। क्या देश का सम्मान तो मतलब इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं जब विदेश जाता हूं तो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू है। आज बोलते हैं कि तुम नरेंद्र मोदी के भारत से आए हो, चंद्रयान छोड़ा है आपने तो। हाँ जी। आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी पहले भी थी, लेकिन अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जाकर उनके साथ बैठते हैं तो दिखता है कि जैसे आपने देखा अमेरिका अपनी कंपनीज के पीछे वेट लगाता है, हाँ। चाइना अपनी कंपनीज के पीछे वेट लगाता है कि भाई मिलेगा, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले तो मेरा भी फायदा है, मेरा मतलब मेरी कंट्री का फायदा है, उसको भी रेवेन्यू आएगा, बड़ी होगी। तो भारत भी अब अपनी कंपनीज के पीछे वेट लगाता है, उसके पीछे खड़ा होता है।
और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सबसे मिलते हैं वहां जाके, डायस्पोरा से मिलते हैं जाके, मतलब डायस्पोरा इतना आ जाता है तो वहां के लोकल जो पॉलिटिशियन हो गए थे, इतने लोग तो मैं नहीं इकट्ठा कर पाया अपनी कंट्री में जितना नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में या यूके में या जर्मनी में जाके इकट्ठे कर लिए। तो जो भारत की प्राइड है वो भी बड़ी हुई है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई विदेशी भारत की सड़कों में घूम रहा है जो बड़ा ट्रैवलर है, वो कह रहा था मैं पिछले 2000 किलोमीटर घूम चुका हूँ, भारत की सड़कें वर्ल्ड क्लास है। ऐसा एक विदेशी ट्रैवलर जो एविड ट्रैवलर साउथ से नॉर्थ जा रहा था, वो कह रहा मैं अब उत्तराखंड में घुस रहा हूँ। और भारत में आप खुद भी देखिए, आप तो सड़कों पर रहते होंगे, क्या सड़कें हो गई भारत की। पहले आप ना गाड़ी से निकलने में डरते थे, अब यार चलो ट्रेन से निकल जाते हैं, फ्लाइट से। अब आप गाड़ी में आनंद आता है क्योंकि आप गाड़ी चला सकते हैं भारत में। पहले तो यहाँ गड्ढा, वहाँ गड्ढा, यहाँ डाइवर्जन, वहाँ डाइवर्जन, यहाँ रुक गया। अब फास्टैग हो गया है, उससे आप टोल पास करें जल्दी, और सच्ची सड़कों। तो ये जो X+Y+Z है, ये तीनों उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल हम जिसे कहते हैं लल्लन टॉप है ना, बिल्कुल टॉप है। और अखिलेश यादव अभी भी कास्ट की या ये ग्रुपिज्म की राजनीति कर रहे हैं। जैसे ही आरएलडी गई इनके पक्ष से, आरएलडी एक तरह से इंडिपेंडेंट थी, आरएलडी मतलब जयंत चौधरी, वो निकले तो जो वेस्ट की बेल्ट थी, तभी आपने देखा वो जो किसान आंदोलन जो कृत्रिम चल रहा है वो इस बार यूपी में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उसमें आरएलडी की मदद, इवन हरियाणा से कोई नहीं, हरियाणा में भी आरएलडी की मदद लगती थी यूपी में, तो अब आरएलडी नहीं है। तो वो जैसे ही हटा, वो कांग्रेस को गाली दे रहे थे 20 दिन पहले तक अखिलेश यादव। अच्छा। जोर से गाली दे रहे थे कि ये तो घमंडी पार्टी है। कमलनाथ ने कहा था हु इज अखिलेश, मतलब ऐसा कह के अखिलेश है कौन, और खूब इनकी ट्विटर में लड़ाई हुई, मंचों में लड़ाई हुई। अब जैसे ही वो आरएलडी बाहर निकली, उनको अब ये तो गड़बड़ हो गया, अब हमें अब अपनी जो भी बची कुची ताकत है उसको मिलाना पड़ेगा। कांग्रेस के पास 4-5% वोट है, लेकिन 4-5% तो है ही, तो अगर जो अखिलेश का मान लिया 25-30% वोट है उसमें ऐड होकर कुछ सीटों में उनको बेनिफिट हो सकता है, ऐसा सोच के उन्होंने कांग्रेस से टाइप कर लिया। लेकिन इधर से निषाद पार्टी है, जो अपना दल है, जो सुहेल देव पार्टी, वो सब भाजपा के साथ ही खड़े, तो उनको सीटें भी शेयरिंग शायद आ गई है। 6 सीटें भाजपा देगी और बाकी खुद लड़ेगी 80 में से। तो मेरे ख्याल से भाजपा बहुत मजबूत दिख रही है, और वो अपना पुरानी संख्या जो थी, जो 2014 की थी 70 + 2 72 वाली, उसको टच कर लेगी। और अगर मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्ट होकर बोलूं तो मेरे ख्याल से ये पहला मौका है जब कोई पार्टी 80/80 सीटें निकाल सकती है। आर यू सीरियस? देखिए आप खुद सोचिए ना, मैं ये केवल मैं ऐसे ही जोश में नहीं बोल रहा हूँ। 5 सीटें अपनी जीतती है समाजवादी, जो परिवार की सीटें उनकी, मैनपुरी, एटा, ऐसी आजमगढ़, रामपुर। जैसे रामपुर और आजमगढ़ हरा दिया भाजपा ने बाईपुर। रामपुर जहाँ पे मतलब 50-60% मुस्लिम आबादी, वो हरा दिया वहाँ पे लोधी जी। पर बाईपोल से अब ये, क्योंकि गोरखपुर भी हारे थे बीजेपी, तो नहीं, गोरखपुर हारी थी, बहुत छोटे मार्जिन से हारी थी, लेकिन ये बहुत रिसेंट हुआ है। तो क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूँ, उनका गढ़ भी हार सकते हैं, मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो गढ़ भी हार सकते हैं। आजमगढ़ और वो भी हारे। और रायबरेली जो कांग्रेस की सीट थी उसमें सोनिया गांधी भाग गई है वहां से, उन्होंने राज्यसभा भर दी, राज्यसभा। हाँ। उन्होंने बहाना भी दे दिया मेरी तबियत खराब है तो राज्यसभा क्यों चलेंगे, आप घर पे आराम करिए, राजनीति संन्यास लीजिए। तो राज्यसभा मतलब उनके लिए राज्यसभा तो कुछ नहीं है, लेके बैठ जाओ, बंगला लेने का तरीका है क्या केवल? मुझे लगता है उन्होंने वो राजनीति बचाने के लिए, अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा गई वो, मेरे को तो वही लग रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं तो बंगला भी छिन जाता है ना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की समीकरण बहुत ही स्ट्रांग है, और पहली बार कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80/80 मार पाएगी मॉडर्न टाइम्स में। पहले कांग्रेस करती होगी जब अकेली पार्टी थी वो, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में 80/80 इसमें भाजपा मार सकती है। और जो डबल इंजन इसको बोलते हैं, हाँ। हमारे यहाँ तो देखिए मोदी योगी ना सिलेबल भी सेम है, छोटे छोटे नाम है, तो ऑलमोस्ट लोग ना एक ही ब्रेथ में बोलते हैं, अरे मोदी जी योगी जी ने दे दिया, मोदी योगी की स्कीम है, मोदी योगी जी लाला घर दे दियो, मोदी योगी जी लाला मंदिर बना दियो। आप यूपी में जाके बात करें, लोग मोदी योगी ऑलमोस्ट एक नाम की तरह बोलते हैं, वो कंबाइंड है, क्योंकि लोगों को दिखता है भाई एक व्यक्ति का विजन है, वो पूरे देश में विदेश में घूम के भारत को सशक्त कर रहा है, और ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश की जड़ों में लगा है। तो यही कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से अच्छा है, जिसको हम डबल इंजन बोलते हैं। तो कुछ आपने अभी फैक्टर्स बोले, जैसे मुस्लिम्स को डराना हिंदूज के अगेंस्ट, क्या एक्चुअली में मुस्लिम डरा हुआ है कि उनको कुछ और फायदा दिखता है कि ऐसे होता है वैसे होता है? देखिए, जिससे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश 40 से 41 स्कीमों में नंबर 1 है, तो जब घर मिलता है तो वो मुस्लिम को, वो राम को भी मिलता है और रहीम को भी मिलता है। बल्कि मुस्लिम जाति क्योंकि पिछले इतने समय से पिछड़ी रही, तो उनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनके पिछड़े पैरामीटर में ज़्यादा आती हैं वो। तो जब पानी घर में आता है, हर घर में नल, तो वो मुस्लिम के घर में भी आता है। जब बिजली आती है तो पूरे गांव में सब में आती है। जब हाईवे बनता है तो सबके लिए बनता है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनी है जिससे मुस्लिम डर में हो। और जो कहते हैं कि भाई अतीक अहमद का घर तोड़ दिया आपने, मुख्तार अंसारी का छोड़ दिया, मैं उस पर खास बताना चाहता हूँ। जो विकास दुबे की बात नहीं, विकास दुबे फिर वो ब्राह्मण बन जाता है एकदम से। पता नहीं लोगों को विकास दुबे ब्राह्मण कैसे दिखता है, क्योंकि उसका नाम में दुबे है बस इसलिए, बाकी उसने कौन सा ब्राह्मण वाला काम किया है अपने जीवन में,
वो लोगों को वो पर मारता है। कास्ट, ब्राह्मण कास्ट थोड़ी नाराज हो गई थी, मैंने सुना था। नहीं देखिए, वो तो करवाया जाता है, आपको कॉन्शियसनेस हवा। दिलवा के माहौल बनाया जाता है। लेकिन मतलब कि ब्राह्मण का जीवन क्या है कि वो सुबह उठेगा, पूजा पाठ करेगा, वो मान लिया द्विवेदी है, 2 वेद पढ़ेगा, चतुर्वेदी 4 वेद पढ़ेगा। विकास दुबे ने क्या काम करा है अपने जीवन में ऐसा? वो तो गन उठा रहा है। वो तो गन उठा रहा है, इसलिए वो ब्राह्मण है। तो मेरे ख्याल से वो पर वो अपोजिशन को फिर वो मिल जाता है पॉइंट, कुछ तो उसको चाहिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल पे दबिश हुई है तो उसमें 70-80% गैर मुस्लिम है। अगर घर तोड़े गए हैं या जमीनें जो इलीगल रूप से ऑक्यूपाई करी गई थी, उसमें 75 से 80% लोग गैर मुस्लिम है और 15-20% मुस्लिम है। उतनी ही परसेंटेज आबादी में है मुस्लिम। तो वो तो ठीक है, जितनी आपकी आबादी है उतनी क्रिमिनलिटी में थोड़ी ज्यादा है, तो वो मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि उनके अंदर क्रिमिनल क्यों है। तो अगर जैसे आपने कहा विजय दुबे का भी हुआ, जिस दिन अतीक अहमद के बेटे को मारा गया, उस दिन यहाँ पे एक राणा को मारा गया, उस दिन उसकी बात चर्चा नहीं हुई। वो भी 5 लाख का इनामी था, उसके सिर पे 5 लाख का इनाम था, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं बना क्योंकि उससे न्यूज बाइट नहीं क्रिएट होती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि मुस्लिम को डर हो, मुस्लिम भी बहुत खुले से व्यापार कर रहा है। अतीक अहमद के अगेंस्ट में जो केस थे उसमें से 20-25 केस तो मुसलमानों ने डाले थे उसके ऊपर, क्योंकि वो उन पर भी आतंक, वो तो देखिए लोकल गुंडा था, वो तो इसकी जमीन में हड़पता था, उसकी जमीन में हड़पता था। हाँ, वो तो बस हवा बनाने के लिए, जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार थोड़ी चुप हो जाए, पीछे हो जाए, गुंडों पे काम ना करे। और क्योंकि पहले तो देखिए, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे बड़े बड़े गुंडे हो, ये सब तो समाजवादी पार्टी और बसपा में विधायक मंत्री और लोकसभा सांसद हुआ करते थे। मैं कल आ रहा था ना कैब से नोएडा में, जैसे ही घुसा तो बोलते ये आज का नोएडा दिख रहा है आपको, ये थोड़े टाइम पहले इधर है ना, योगी जी के आने से पहले इधर है ना गुंडा राज चलता था। चलता कैसे था आपको बताता हूं। हमने अडोबे कंपनी सुनी है, आप तो वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत सारी करते होंगे, तो आपने बहुत सारे। अडोबे का यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है नोएडा में, उसके सीईओ के लड़के को किडनैप कर लिया था। मतलब मॉडर्न एज, तो ऐसे कहते हैं ना, लालाओं और बनियों के लड़कों को किडनैप कर लिया। मॉडर्न एज सीईओ के लड़के को जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर तो किडनैप कर लिया था। यहाँ पे हर जिले में ऑर्गेनाइज क्राइम था। पता था कि मेरठ कार चोरी माफिया के लिए फेमस है, ये सैंड चोरी माफिया के लिए फेमस है, ये किडनैपिंग माफिया के लिए फेमस है, ये रेलवे स्क्रैप माफिया के लिए फेमस है। योगी आदित्यनाथ ने एक डिस्ट्रिक्ट में पता करके, पूरी रिसर्च करके, पुलिस वाले को लगा के, इंटेलिजेंस को लगा के कि कौन सा माफिया कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए। और ये ऑर्गेनाइज माफिया, इनके पास टीम है पूरी 100-200 की, सबको खिलाया पिलाया जाता है, ये लोग ट्रेंड है, इनके पास गैजेट्स है उस तरह के, इनको न्यूट्रलाइज करा गया पहले, तब आज का उत्तर प्रदेश ऐसा उत्तर प्रदेश बना। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने एक दिन आ गया और वो अगले दिन साफ हो गया। बहुत मेटिकुलस योगी आदित्यनाथ उनकी टीम ने काम किया पिछले 5-6 साल, तब जाके आज का उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये 20 सालों से ऐसा उत्तर प्रदेश ऐसा है, जहां पे सोचिए ऐसे लोग विधायक सांसद हुआ करते थे तो उनकी कितनी तूती बोलती होगी, तो अब जाके वो साफ हुआ है। तो इसमें मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, हाँ जो गुंडा अपराधी उसको डरने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। सो लेट्स गेट ऑन टू द मेन पॉइंट। राम मंदिर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का जो आपने देखा ही है हमने हर जगह पे, पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा इवन इन द यादव फैक्शंस, क्योंकि यादव प्रीडोमिनेंटली विल वोट फॉर मुलायम सिंह एंड उनकी पार्टी, अखिलेश जी की यादव पार्टी में। पर अब मुझे एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लग रहा, फील हो रहा है कि अब जब ये हो चुका है 22 जनवरी वाला चीज, जो फेंस सिटर्स थे हिंदूज में, क्या वो इधर आएंगे, या और जो यादव वाले भी लोग थे, क्योंकि वो सारे लाभ ले रहे हैं योजनाओं का, पर फिर भी वो आपने जैसे एक्स बोला था, एक्स तो उनको अच्छा लग रहा है, पर वाई उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उस तरफ ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है ये वाई वाला जो फैक्शन है वो इधर आ जाएगा? देखिए, मैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में था, मैं 5 दिन था, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी करे, माई 5 डेज इन अयोध्या। अच्छा। और जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे वो अद्भुत था। मैंने टीवी पे कई 100 डिबेट करी होंगी राम मंदिर के केस के अराउंड, लेकिन सच बताऊं अपने दिल पे हाथ रख के, तो मुझे नहीं लगता था कि राम मंदिर मेरे लाइफ टाइम में बनेगा। अच्छा। लेकिन जिस तरह से केस हुआ और राम मंदिर बन के तैयार हुआ, इतना भव्य राम मंदिर, इतनी सुंदर मूर्ति, और जिस तरह से उसको पूरा अयोध्या सज के खड़ा है, और सज के ऐसे नहीं, उसकी रोड चौड़ी हो गई है, उसके तार अंदर चले गए हैं, उसके सीवेज अच्छे हो गए हैं, उसकी दुकानें तरतीब में हो गई हैं, उसके हाईवे बड़े चौड़े हो गए, उसके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मतलब वो बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न टाउन बन गया है। जैसे मेरा रामायण पे अध्ययन है, मैं आपको बता रहा था, मैं रामायण पे बहुत सारे सेशंस लेता हूँ, मेरी किताब भी रामायण पे है पेंगुइन से। रामायण में हम देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में जब त्रेता की अयोध्या का जब वर्णन होता है तो बहुत सुंदर अयोध्या का वर्णन होता है कि यहाँ पे कोई चोरी चकारी नहीं है, हर आदमी बहुत खुश है, कोई भूखा नहीं सोता है। ऐसा हमें अयोध्या में उस दिन दिखा, ऐसा लगा कि कलयुग में त्रेता की अयोध्या वापस आ गई। सच में लोग जब राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे होंगे, जितना हर्षोल्लास लोगों के मन में रहा होगा, उतना हर्षोल्लास हमें अयोध्या की सड़कों पे लाखों करोड़ लोग जो खड़े थे वहां पे, और सरयू का तट इतना निर्मल था, उसमें दिख रहा था। और वो लोग बहुत दूर दूर से चल के आए थे। मुझे एक महिला मिली जो 5000 किलोमीटर स्केट करके आई थी, स्केट करके आ रही थी वो केरला से,
वाह, कर करके रात में रुकती थी, फिर चलती थी, है ना। केरला से आप आएंगे ऊपर और फिर बीच बीच में घूम के कई जिलों से, कई मंदिरों से घूम के, मुझे ऐसे कई लोग मिले जो 500 से 600 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, साइकिलिंग करके आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप में चल के आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, मुझे एकदम से लगा, एक तो ये श्रद्धालु हैं, एक उन अभागों को देखिए जिनके पास इनविटेशन था प्राण प्रतिष्ठा का, जेब में पैसे भी थे, योगी जी मोदी जी ने एयरपोर्ट भी बना दिया था, अच्छी अच्छी ट्रेनें भी लगा दी थी, सड़कें भी अच्छी कर दी, फिर भी उठ के नहीं आए। बहुत सारे लोग थे ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे, इसमें राहुल गांधी की शायद इन्विटेशन नहीं गया था क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी हो गया था, खड़गे जी हो गया था, ममता जी हो गया था, अरविंद केजरीवाल को गया था, हमारे अखिलेश यादव जी को गया था, इनको ही नहीं है, सबने अपने अपने कारण बता दिए। लेफ्ट को गया था, उन्होंने मना कर दिया, इनके हाथ में इन्विटेशन था। और ये लोग, जो भारत का जनमानस है, वो चल के आ रहा है, वो साइकिल से आ रहा है, वो स्केट करके आ रहा है, वो पहुंच रहा है कैसे। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट दिखता है ना कि भारत की जनता और भारत के जो सो कॉल्ड नेता हैं, इनमें डिस्कनेक्ट कितना है। और अब हर जिले जिले से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। मेरी अयोध्या में बहुत लोगों से परिचय है, मैं रोज पूछता हूँ, अगर अलग अलग जिले से, महाराष्ट्र से कोई चला आ रहा है, आंध्र से चला आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए, हर व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति, हर जिले का व्यक्ति, इन 3-4 महीनों में कुछ ना कुछ लोग अयोध्या घूम के आ जाएंगे, अयोध्या की भव्यता देखेंगे, अयोध्या के मंदिर की भव्यता देखेंगे, उस मूर्ति से आशीर्वाद लेंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हम लोग तो कहते हैं उसमें रामलला के प्राण आ जाते हैं। और वो जब वापस आके कहानियां बताएंगे, वहां की स्टोरी जो आंखों देखा हाल बताएंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा, जो फेंस सिटर है पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, देखिए यादव जो जाति है वो तो बहुत धार्मिक जाति है, हम यदुवंशी है, कृष्ण के वंशज हैं वो लोग। उनके घरों में आप देखिए, मतलब नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। मेरे जितने यादव परिवार बहुत बिल्कुल शुचिता से रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके दूध का काम होता है, उन घर में गायों की सेवा करते हैं वो लोग, तो वो तो बहुत शुचिता वाले लोग हैं। वो तो क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय एक तरह से यादव जाति को इतने जोर से कैटर किया गया, तो अपना ऋण चुका रहे हैं एक तरह से कि भाई इन्होंने हमारी पुलिस में भर्तियां करवाई, उन्होंने हमें ढाबे खुलवाया, हमें पेट्रोल पंप दिए, हमारी यहाँ भर्तियां कराई, हमें नेता बनवाया। तो लेकिन अब तो यादव पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई। अब तो यादव पॉलिटिक्स केवल अखिलेश यादव के परिवार के यादवों को मिलता है जो मिलता है, अब यादवों को जन नहीं मिलता। तो वो तो पहले भी स्विच होने लगे हैं, चाहे वो 14 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का इलेक्शन हो, यादव वोट मिल रहा है। लेकिन अब जो ये जो हुआ है राम मंदिर, इससे एक बड़ा एक्सोडस होगा यादव वोट का भी। और ऐसी जो भी जातियां ओबीसी में हो, चाहे किसी भी जाति में, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा को वोट करते थे, तो उसका भी एक बड़ा पलायन होगा मेरे ख्याल से बीजेपी एनडीए की तरफ। और आपको क्या लगता है कि एक फैक्टर, जो टॉप मोस्ट फैक्टर अदर देन व्हाट वी हैव टॉक्ड, जो योगी जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं, यूपी स्पेसिफिक, यूपी फोकस, जो ये वोटर्स को, जो सामने वाली वोटर्स को ब्रेक करके लाएगा, और अब जो 80 on 80 बात कर रहे हैं वो हो जाए। देखिए बिल्कुल, जो मैंने कहा कि एक्स एंड वाई और जेड, ये तीनों बहुत जोर के उत्तर प्रदेश में खासकर, और जगह भी है उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी महिला से बात करिए, वो कहती है मैं सुबह उठती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ, पहले मुझे खेतों में जाना पड़ता था, अब मेरे पास टॉयलेट है। औरत के लिए देखिए, जिसको सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे टॉयलेट लेके लोटा लेके जाना है, वहां पे बिच्छू है, सांप है, मवाली है, उसको जाना, उसका जीवन सोचिए रोज का। और ये एक दिन का काम नहीं है, रोज का। हम तो कभी कभी कैंपिंग में टेंट में चले जाते हैं, वो अलग बात है, उसके जीवन रोज ऐसा है, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, उसका जीवन वैसे ही है। वो सुबह, उसके बाद वो हाथ धोती है, वहां पे पानी आ रहा है, फिर वो नहाने जाती है, वहां पे पानी आ रहा है, उसके पास पक्का घर है, उसकी अपनी इज्जत है वहां पे, उसके पूरे परिवार की इज्जत है, उसके बच्चे पंखे में सो रहे हैं, उसके घर में टीवी है, वो एंटरटेनमेंट भी कर जाती है। अब वो खाना बनाती है, टक से गैस जलाती है, गैस जलती है, पहले वो सुबह सुबह लकड़ी लाए, उसको उसके उपले बनाए, वो गीले हो गए तो वो बनाए कैसे, उसका धुआं सूंघे। फिर राशन जो यूज कर रही है वो भी मोदी योगी ने दे रखा है राशन, उसके ऊपर का सामान है, उसका डीबीटी आया हुआ है। फिर वो सड़क पर निकलती है तो सड़कें अच्छी हैं, वहां पे चोर गुंडे नहीं है। तो आप जीवन देखिए ना, एक व्यक्ति का 5-6 साल में, उसे पहली बार दिख रहा है एक वोट दिया और इतना जीवन बदल गया, तो मैजिक जैसा लगता है उसको। और फिर जो देखती है कि पहले हिंदू धर्म को गाली दी जाती है, अब मेरा तो मंदिर बना है, मेरा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, मथुरा का मंदिर बना है, अब कांवड़ यात्रा, पहले लट बरसाए जाते थे, फूल बरसाए जाते हैं, सच में फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से। अभी भी कई एरिया में हो जाता है कुछ, तो बहुत छोट मोट वो होता है, 1-2 घंटे में कंट्रोल कर लेती है योगी पुलिस, अगर होता भी है तो। मैं आपको बल्कि फूल बरसाने की बात पे याद आया, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मैं एनडीटीवी के साथ कमेंट्री कर रहा था, सरयू के घाट पे खड़े हो गई, और उसी समय हेलीकॉप्टर गुजरा, उसने बहुत सारे फूल बरसाए, है ना। 2 हेलीकॉप्टर गुजरे उसने कई जगह, जहाँ पे शायद कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे भी हुआ, इधर भी हुआ, और बहुत सारे फूल नदी के, जहाँ मैं बैठा था, खड़ा था, उसके पास नदी में लाल लाल फूल हो गए। एकदम से मुझे जक्स्टापोजिशन आया, क्योंकि मेरा रामायण और पूरे अयोध्या के मूवमेंट का अध्ययन है, कि 1990 में भी ये सरयू लाल हुई थी, लेकिन तब कार सेवकों के खून से लाल हुई थी, और आज भी ये नदी लाल हुई है, लेकिन आज राम भक्तों पे फूल बरसाए जा रहे हैं इसलिए लाल हुई है। तो वो दिखता है, वो मुझे नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है वो। और वो जब दिखता है
तो वोटर सोचता है भाई मेरा मतलब हिंदू होना ही मुझे ग्लानि करवाता था पहले सरकारें। तो वो जो एक्स और वाई फैक्टर दूसरा, और जेड है कि मेरा देश की नाम हो रहा कि भाई अब चंद्रयान केवल मतलब मून के जो जिसे सदर्न पोल बोलते हैं उसमें भेजने वाला पहला देश है हमारा। हम ब्लैक होल स्टडी करने वाली दूसरी कंट्री बन गए हैं। हम सूरज पे कुछ भी भेजने वाले तीसरे चौथे देश बन गए। हमारी इकोनॉमी जो इस क्वार्टर में आई 8.2% से बढ़ रही है, 8.4 हो गया, 8.4% से बढ़ रही है, और एवरेज भी देखें तो 6.7 to 7 से बढ़ रही है। हर बड़ा इकोनॉमिस्ट, चाहे वो IMF हो, चाहे वो कोई वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो जेफरीज हो, चाहे वो मूडी हो, सबने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। ये कब, जब कोरोना हुआ है, जब वैश्विक वॉर चल रही है, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो हर फैक्टर में हम लोग ऊपर है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना ज्यादा है। और दूसरा उधर दूसरी साइड देखें तो अखिलेश यादव मतलब उनको थाली में मिला है परोस के, तब भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब से वो आए हैं, वो 2012 में आए, 14 का चुनाव हारे ये लोग, 17 का चुनाव हारे ये लोग, 19 का चुनाव हारे ये लोग, 22 का चुनाव है, और उसके बीच में जितने भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और चाहे वो शहरी निकाय के, सब हार गए। मतलब 8वां इलेक्शन अखिलेश यादव के आने के बाद हार चुके हैं। वो भी राहुल गांधी से कुछ कम नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी है। और ये क्यों है ऐसा? नहीं मतलब चुनाव सामने है ना, चुनाव सारे हाथ हैं। जब से उन्होंने पार्टी छीनी, बल्कि मंच पे पार्टी छीनी थी, अगर आपने वो सीन देखा हो, जब माइक छीना, उन्होंने बोला MC यादव से अपने चाचा को भगा दिया, पिताजी को भी भगा दिया एक तरह से। जब से उन्होंने पार्टी छीनी है तब से सब कुछ हार रहे हैं। क्यों हारेंगे वो? देखिए, अखिलेश यादव जब संसद में थे उनकी अटेंडेंस कितनी थी पता है आपको? 33%, 33%। एक MP को कम से कम 30 से 32 टिकट मिलते हैं आने जाने के, लखनऊ से यहाँ आने, हर MP को मिलते हैं पूरे साल के, और उनको लखनऊ से यहाँ नहीं आया गया उनसे। उनको जो बंगला मिला हुआ यहाँ से, उससे वो अगर साइकिल से भी जाएंगे तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। उनकी 33% अटेंडेंस, जिसमें फेल हो जाता है आदमी 33% अटेंडेंस में, वो थे, उनकी 33% अटेंडेंस थी। फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आजमगढ़ थी, उसमें वो 2.5 साल में 2.5 बार भी नहीं गए। उन्होंने कहा मैं तो बड़े बाप की औलाद हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस सबकी। तीसरा देखिए, मैं बहुत सारे अधिकारी मुझे बताते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि पहले कभी हमें जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो पहला फोन आता था कभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आता था। वो सोते थे आराम से, शाम को बैडमिंटन खेलते थे, शाम को स्विमिंग पूल में रहते थे। अभी भी जब वो विपक्ष में होते हैं तो बीच बीच में लंदन चले जाते हैं घुमा फिरी में, है ना। वो था। अब योगी आदित्यनाथ का पहला फोन 7:30 बजे आता है, 8 बजे आता है। 8 बजे तो जनता दरबार शुरू हो जाता है। वो ऑफिसर भी जरा टाइट रहते हैं, भाई बाबा का कब फोन आ जाएगा। बाबा ने एक बार ट्वीट भी किया था, बल्कि एक स्पीच में कहा था कि जब मैं 3-4 जिलों का दौरा करके वापस लौटता हूं, तब तक तो मेरे विरोधी सो के नहीं उठते हैं। और सच में ऐसा होता है। अच्छा। वो सुबह सुबह अपना हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाते हैं, 3 जिलों के निपटाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे होते हैं तब तक। वो आपको पता भी नहीं लगेगा। योगी आदित्यनाथ तो अभी सुल्तानपुर में थे। अभी बल्कि निर्मला सीतारामन ने कहा भी कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 75 के 75 जिलों में कई बार जा चुके हैं। अच्छा। पहले तो हमारे यहाँ था कि नोएडा नहीं आएंगे, जिंक्स्ड है, बिजनौर नहीं जाएंगे, जिंक्स्ड है। वो नोएडा 70 बार आ चुके हैं। ड्रॉप ऑफ द हैट ही कम्स टू नोएडा, क्योंकि नोएडा भी आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है। आपको बहुत सारा पैसा आता है नोएडा से, आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं नोएडा में। आप नोएडा के विकास में अगर मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बचेगा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, बन गए दोबारा मुख्यमंत्री। कितने अच्छे बिल्डिंग्स है, कितने अच्छे। देख यहाँ पे मतलब पूरे NCR में, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में, नोएडा इज इमर्जिंग एज द बेस्ट प्लेस। उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वो भी सॉल्व हो गया। तो दो अखिलेश का जो मतलब मैं कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, जो सुस्तपना है, जो आलसीपना है, जो कि भाई मैं तो बड़े बाप की औलाद हूँ, मुझे क्या करना है सब, मुझे तो वोट आ ही जाएगा। मैं थोड़ा सा MY करूंगा, मुस्लिम प्लस यादव करूंगा, थोड़ा जात इधर उधर इक्वेशन लगाऊंगा, काम वाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये जो फैक्टर है कि मतलब उनका कर्मठ होना, 24/7 पॉलिटिशियन होना, और इनका पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होना, वो भी भाजपा को मदद कर रहा है। तो फिर आ ही जाते हैं आपकी बुक पे जी। ये आपने बुक दिखा दीजिए पहले। जी जी। 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे फीचर्स बताए बुक के। देखिए, मैं अभी ऑक्सफोर्ड में 3 महीने की एक फेलोशिप में था, और वहां पे मैंने स्टडी करा यूसेज ऑफ ग्राफिक नॉवेल्स। ग्राफिक नॉवेल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट नाम है, हम आसान शब्द में कहते हैं कॉमिक बुक। तो ग्राफिक नॉवेल्स या कॉमिक बुक का यूसेज पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए। तो मैंने देखा वहाँ पे चे गुवारा से लेकर एनी फ्रैंक की बायोग्राफीज हैं। जो बड़ी फेमस बुक है सेपियंस, वो ग्राफिक नॉवल फॉर्म में आ गई है। 9/11 जो हुआ था उस पर ग्राफिक नॉवल है। इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर ग्राफिक नॉवल। तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल चीज़ों पे ग्राफिकल कमेंट्री है, राइट। क्योंकि वो बहुत इजीली लोग कंज्यूम कर लेते हैं, इजीली कंज्यूम हो जाते हैं, और आपको विजुअलाइज नहीं करना पड़ता है अपने आप, क्योंकि वहां पे विजुअलाइजेशन आपको दे देता है। तो आपको समझ में आता है, आपको चेहरे, लोग, परिस्थिति, देश, नाम दिख जाते हैं। तो मैंने क्या करा है, बहुत सारी किताबें लिखी गई है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में क्या करा। मैंने उसको एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि मैं वोट क्यों करूंगा। बड़ा बड़ा डेटा। देखिए, मैं कहूं कि 10 करोड़ घर बन गए, मेरा घर का घर नहीं बना है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो मुझे क्या फर्क पड़ा 10 करोड़ का। तो उस नंबर का वैल्यू एक डीवी डिबेट में तो है, एक पॉडकास्ट में तो है, उस वोटर के लिए नहीं है उस नंबर का वैल्यू। उसके तो मेरे जीवन में क्या हुआ। तो एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं वोट क्यों करूंगी, और खासकर एक महिला वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में है।
तो इसमें 100 ऐसे केसेस हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 3 ऐसे केसेस आते जा रहे हैं इसमें। हाँ गया 18, 75, 97, राइट। ऐसे 100 केस हैं और वो केस अलग अलग जगह है। पूरे पॉलिसी में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ, सेना में क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण में क्या हुआ, राइट। ऐसे क्या क्या केसेस हैं जो पहले क्या था, पहले मतलब उसे मैंने ब्लैक से डिपिक्ट किया कि 2014 से पहले क्या था, कैसे घर थे और आज क्या घर है, और उस घर के होने से उसको फायदा या लाभ क्या होता है। पहले वो कैसे टॉयलेट जाती थी और आज कैसे टॉयलेट जाती है, पहले वो कैसे खाना पकाती थी, वो आज कैसे खाना पकाती है। और उसमें मैंने एक और इनोवेशन करा है, हर केस के अंत में एक छोटा सा पोएटिक कपलेट भी दे दिया, इससे लोगों को उसको एक पोएटिक फीलिंग में भी उसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक वोटर एक्सप्रेस कर रहा है। और 2 पत्रकारों के बीच की चर्चा है और इसमें हमने 10 आर्ट स्टाइल यूज करे। तो जो आर्ट स्टाइल यहां पर है वो आर्ट स्टाइल आपको अंत में नहीं मिलेगा। तो इट्स ऑल्सो ए कंपेंडियम ऑफ 10 डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स, चाहे वो रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल हो, सेमी रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल हो, मांगा आर्ट स्टाइल हो, वाटर कलर लाइफ स्टाइल हो, सेपी आर्ट स्टाइल हो। तो इसमें अलग अलग आर्ट स्टाइल में 101 केसेस में पोएट्री और डेटा के माध्यम से, फर्स्ट हैंड कमेंट्री के माध्यम से कि वोटर वोट क्यों करेगा वो कहे। तो भारत में आई थिंक पहला ऐसा बड़ा प्रयास है कि इतनी सघन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल कमेंट्री को ग्राफिक नॉवल के रूप में लाया गया। और उसके ऊपर से मुझे विवेक देबरॉय जी और मोहनदास पाई जी ने टेस्टिमोनियल भी दिया है, तो वो मेरे लिए तो एक नोबेल प्राइज से कम नहीं है। अच्छा नहीं, पर ये बुक बहुत ज़्यादा नॉर्मल वोटर्स जो रीडर्स भी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी। और प्लस 101 रीजंस, तो ये बहुत इनफ है, क्योंकि आप कितने बार अपनी नरेटिव पहुंचा नहीं पाते हो अच्छे से लोगों को कि एक्चुअली में हुआ क्या। और यहाँ पे हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 101 ऐसे कारण है कि मैं पहले क्या कर, उसमें डेटा भी है फ्रेंड में कि पहले क्या था और आज क्या है। तो वोटर के पास 1 नहीं, 10 नहीं, अब 101 कारण ऐसे हैं। और ये हिंदी में भी आएगी, हिंदी में भी किताब रहेगी, तो उत्तर भारत में तो रहेगी और कहीं पे जहाँ पे है वो इंग्लिश में भी रहेगी किताब। तो दो भाषाओं में तो आएगी। कब लॉन्च कर रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल से किताब अगले 5 से 10 दिन में अमेजोन में आ जाएगी और फिर मैं कोई बड़ा लॉन्च भी करूँगा अलग जगह जाके इसका। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है तो हम यहाँ ही रोकते हैं। आप जब बाद में मुंबई आए अगली बार या मैं वापस दिल्ली आऊँ तो प्लीज हम बिल्कुल एक ट्राई करेंगे प्रॉपर डिटेल डिस्कशंस करने की, स्पेशली रामायण के, क्योंकि लोगों को रामायण सुनना और उसकी कहानी, और आपने मेरे ख्याल से कुछ ऐसी अध्ययन भी की होगी जो लोगों ने शायद सुनी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रामायण में जो अभी बहुत सारे लोगों ने बोली नहीं है, कही नहीं है, उस दृष्टि से मैंने रामायण को पढ़ा है, तो वो भी बात करना चाहेंगे हम। बिल्कुल। तो उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम।